हेलो दोस्तों, मेरे साथ आसिफ इकबाल तन्हा साहब बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं जामिया के स्टूडेंट हैं और वो सीए मुखालिफ जो तहरीक थी उसमें बहुत आगे थे। सरकार को ये बातें पसंद नहीं थी, इनको झूठे इल्ज़ाम में फंसा के इनको जेल में डाला। अब ये बाहर आए हैं तो कुछ अपने तजर्बात और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। थैंक यू भाई। जी। तो अभी हम पिछले 2 हिस्सों में बात किए हैं इनके बचपन के दिन के बारे में, कैसे ये पॉलिटिक्स में आए, कैसे समाजी बेदारी इनके अंदर में पैदा हुई, और फिर कुछ हमने सीए के बारे में भी बात की। अभी हम ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि जामिया मरकज़ था इस तहरीक का और फिर उसके बाद शाहीन बाग शिफ्ट हो गया और एक बहुत बड़ा, मतलब एक कहें कि बहुत एक सिंबल के तौर पे, एक रेजिस्टेंस के तौर पे उभरा। मतलब बहुत लोगों से मैंने बात की तो कुछ लोग ये कहते थे कि ये पहले कोई सोच नहीं सकता था, मतलब पहले कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह से सरकार की मुखालफत के लिए लोग सामने आएंगे। और इसमें सारे धर्म और मज़हब के लोग शामिल थे, सारे सेकुलर आइडियोलॉजी के लोग शामिल थे, लेकिन मुसलमानों की भी एक अच्छी खासी थी नुमाइंदगी, और मुसलमानों में भी ख़वातीन की और नौजवानों की बड़ी आबादी थी। तो आपको ये लग रहा है कि, मतलब 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो शाहीन बाग और जामिया ही क्यों ऐसा उभरा, और ये मुझे लगता है डिक्शनरी में भी शाहीन बाग का नाम और इतिहास में भी नाम उसका दर्ज हो गया, ये अमर हो गया। और फिर इतने बड़े तादाद में मुस्लिम ख़वातीन और नौजवान जो सामने आए और उन्होंने विरोध किया, जिसको पहले लोग कहते थे कि लोग पैसिव लोग हैं, महिलाएं जो हैं सिर्फ बुर्का में रहती हैं, घर का खाना बनाती हैं, इनको कोई अक्ल नहीं है, और मुस्लिम नौजवान जो हैं उनको भी कोई अक्ल नहीं है। तो आपको लग रहा है कोई नई तरह की बेदारी पैदा हुई है जो आज़ादी के बाद में शायद नहीं देखने को मिली थी? अभय जी बिल्कुल, आप देखें तो जामिया से ये आंदोलन ज़रूर शुरू हुआ, और ये आंदोलन जब जामिया से शुरू हुआ तो जिस तरह से क्रैकडाउन, में पिछली बार आपसे कहा था कि जिस तरह से क्रैकडाउन करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें वो जो है ये उनको लगा कि अगर हम इन छात्रों को या इन स्टूडेंट को, जो लोग हैं जामिया के जो स्टूडेंट हैं, इनको अगर हम दबा लेते हैं, इनको अगर हम क्रैकडाउन कर देते हैं तो फिर जो है मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, यहीं पे जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो शाहीन बाग की माएँ और बहनें जो हैं जी, वो, उनको मैं सलाम करता हूँ कि जब जामिया पे जुल्म हुआ, ज़्यादती हुआ, तो वो माएँ और बहनें जिनके बारे में ये कहा जाता था कि हमेशा, जैसा आपने भी कहा कि वो, उनको कहा जाता है कि वो बुरके में रहती हैं, उनको आज़ादी नहीं है, अफवाह है आप हाँ जी। तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह के अफवाहें उड़ाए जाते हैं। अगर मुस्लिम महिला का भी कहीं अगर इमेज आपको अखबार और मैगजीन में देखना होगा तो आपको एक बुरके में दिखाया जाएगा। बुरके वाले भी लोग हैं, गैर बुरके वाले भी लोग। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो जो अफवाह जो था, जो चीज़ें जो फैलाई जा रही थी मुस्लिम महिलाओं के थ्रू, वही महिलाएं जब यही सरकार जब उनके अधिकार देने की बात कर रहे थे ट्रिपल तलाक में, तो जब जामिया को क्रैकडाउन करने की कोशिश की गई तो वही महिलाएं जिनके बारे में गलत अफवाहें, जिनके बारे में गलत चीज़ें बोली जा रही थी, वो निकल कर आई सड़कों पे, और शाहीन बाग की शक्ल में एक बड़ा मूवमेंट, एक आंदोलन, जामिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, आंदोलन नहीं चल रहा था। आंदोलन की नींव जामिया ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की, आंदोलन का नींव शाहीन बाग ने रखा। विरोध प्रदर्शन ये है कि आप गए 24 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में आपने उसका विरोध जताया, वहाँ पे मेमोरेंडम दिए चले गए। लेकिन आंदोलन ये है कि आप एक जगह जमे हुए हैं, आप डटे हुए हैं, मुसलसल उसके लिए कंटिन्यूसली लड़ाई करने के लिए जो है आप तैयार हैं। तो ये जो है शाहीन बाग बना। लेकिन विरोध शुरुआत जो है वो जामिया से हुई विरोध का, और आंदोलन भी एक विरोध का ही शक्ल है, एक बड़ा शक्ल है जिसको कहा जाए कि लोग तब तक करते रहेंगे जब तक चीज़ें जो हैं वो, लेकिन गाँव शहर शाहीन बाग, मतलब वो उसके शाहीन बाग के फूल, जो इनकलाबी फूल है, वो खिलने लगे। बिल्कुल। जी, पूरे हिंदुस्तान में मैं बहुत सारी जगहों पे गया, मैं खुद गया, एज ए स्पीकर में गया, मैं कानपुर गया, मैं इलाहाबाद गया, और मैं यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, केरल, राजस्थान, गुजरात, हमने हर जगह गए, और हर जगह शाहीन बाग के नाम से ही। तो हमें अच्छा लगता था कि पूरा हिंदुस्तान का मरकज़ जो है वो शाहीन बाग है, और पूरे हिंदुस्तान में है जो है शाहीन बाग। हाँ, और इत्तेफाक था या कुछ, मतलब क्या वजह थी? बिल्कुल इत्तेफाक था, और इत्तेफाक से कितना बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा हुआ। उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं था, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था, नहीं। बस लोगों का इमोशनल अटैचमेंट हुआ। लोग इतने परेशान थे, अपना जो है गुस्सा को जो है जाहिर करने के लिए वो सड़कों पे आए, और मतलब कि एक मोमेंट और एक तहरीक शुरू हुआ पूरे हिंदुस्तान में। तो लोग, जिस तरह से मैं आपको बताया ना, जिस तरह से वो गुस्सा में थे ट्रिपल तलाक पे, या फिर वो मॉब लिंचिंगें इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतना ज़्यादा जो है वो
अधिकारों को जो है बार बार छीनने की बात की जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि लोग एकदम भरे हुए थे और वो शाहीन बाग की शक्ल में जो है वो निकला और उसके बाद पूरा हिंदुस्तान पीछे पीछे जो है शाहीन बाग के पैटर्न पे और उसके तर्ज पे जो है वो प्रोटेस्ट और विरोध करना शुरू किया। तो बिल्कुल ये इत्तेफाक था और ये इत्तेफाक इतना बड़ा इत्तेफाक बन गया कि जो है वो तारीख़ में जो है उसको सुनहरे अल्फाज में लिखे जाएंगे। और ये जो सवाल था कि इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम ख़वातीन, महिला आई, नौजवान आई, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, हमेशा से मुसलमान पिछले चंद सालों से जिस तरह से नफ़रत फैलाए जा रहे थे जी, और उस नफ़रत में जिस तरह से मुसलमानों को बार बार उनके अधिकारों को छीनना या उनके जो है धार्मिक और फंडामेंटल से उस पर छेड़छाड़ करना, तो उससे लोग भरे हुए थे और इसका विरोध करने के लिए लोग तैयार थे एक तरह से। लेकिन ये था कि लोग कहीं ना कहीं डरते थे कि अगर हम सड़क पर निकल जाएंगे, दाढ़ी है, अगर हमारे पास सर पे टोपी है, तो पता नहीं कहाँ हमारी लिंचिंग हो जाए, कहाँ ये हो जाए। तो इस तरह के डर और खौफ थे। तो उनको जब ये मोमेंट शुरू हुआ, खुशनसीब लोग होंगे, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उस मोमेंट का पार्ट रहा, लेकिन उस मोमेंट को जिन लोगों ने अपने शुरू करने में और जिन्होंने शुरुआती दिनों से अपना योगदान दिया है, वो खुशनसीब लोग हैं। और उनको लगा कि ये चंद लोग जो आज विरोध कर रहे हैं, जो सड़कों पे हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए ताकि भविष्य हमारा जो है वो, हमारा जो मुस्तकबिल है वो सही हो पाए। और उन्होंने अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए जो है, अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने आने वाले नस्लों को बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो बेहतर समाज में जी सकें, और उसको बनाने के लिए, यानी कि जो नस्लों की लड़ाई है, जो आने वाले जो जनरेशन है उनको बचाने के लिए जो है लोग सड़कों पे आए और जो है वो इतना बड़ा मोमेंट जो है वो खड़ा किए। अच्छा, ये मुस्लिम जो लीडरशिप है, चाहे वो सियासी हो, चाहे मिली हो, चाहे समाजी हो, उसको भी लेके जब मैंने उस दौरान जब लोगों से बातचीत की तो उनकी भी तनकीद बहुत ज़्यादा हुई। और लोग ये कह रहे थे कि जो शाहीन बाग और जो NTCA प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल ऑटोनोमस था, वो खुद मुख्तार था, बिल्कुल इसकी कोई फंडिंग नहीं थी, कोई मतलब सेंट्रल लीडरशिप इसकी नहीं थी। और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो लीडरशिप, जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडरशिप है, वो भी मतलब अपने फ़राइज़ को ना पहले अंजाम दी, ना इस दौरान उन्होंने अंजाम दी। क्योंकि एक मिसाल के मैं बता रहा हूँ कि जब दिल्ली में जो पुलिस हेडक्वार्टर के पास जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो एक मुस्लिम मिली और मजहबी तंजीम से जुड़े हुए एक बड़े नेता आए वहाँ पे। जब वो नेता आए वहाँ पे कुछ बोलने लगे तो मुस्लिम नौजवानों ने भी उनका कोई इस्तकबाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप जाइए यहाँ से, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो आपको लगता है कि जो नया जो मुस्लिम नौजवान है वो नई रोशनी की तलाश में है या पुरानी जो लीडरशिप में है उसमें कुछ कमियां है? क्या आप कहेंगे जी? असल में क्या है, देखिए, मुस्लिम लीडरशिप हो या फिर कोई और लीडरशिप हो जी, लीडर जब कोई बन जाते हैं जी, मैं नाम नहीं लूँगा, आप इशारे में बात को समझने की कोशिश करें जी, 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 कि नए लीडरशिप को, चाहे वो मुसलमान हो, मुसलमान जितने बड़े नेता हैं कभी किसी को बढ़ने नहीं दिया आगे, किसी दूसरे स्टूडेंट को या दूसरे किसी लीडर्स को आगे नहीं आने दिए, ठीक है। या अपने परिवार के लोगों को ही जो है, अगर राज्यसभा बनाने की बारी आई, खुद अगर MP हैं तो राज्यसभा बनाने की, सरकार में है तो राज्यसभा बनाने की बारी आई तो अपनी बीवी बना दिए, और विधायक बनाने की जब वक्त आया तो अपने बेटों को बना दिया। मतलब आइडियोलॉजी और नजरिया से कुछ लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। जितने सियासी लोग हैं ये सरकारी मुसलमान हैं, इनको सिर्फ सत्ता से ज़रूरत है, इनको अपना सत्ता चाहिए। कभी लीडरशिप को इन्होंने पनपने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया, नए लोगों को उभर के आने नहीं दिया। जो मुस्लिम लीडर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बिल्कुल लेना भी नहीं है जी, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो है वो अपने लोगों को आगे बढ़ाने, अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया है, सारे मुसलमान लीडरों ने, और चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो इनकी ज़रूरत हमें नहीं महसूस लगी। हमें नहीं लगा कि जो है, अगर हम आज जामिया में एक्टिविज़म कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बाद भी आने वाले लोग आवाज़ उठाएं, हम उसके लिए उनको तैयार करने का काम करेंगे। जो नए लोग एडमिशन लेकर आएंगे, जो पढ़ेंगे, कि उनको बताएंगे कि भाई हम लोगों ने आवाज़ उठाया, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप आओ, आप उनको बोलो, हम उनको स्पेस देंगे। हम हर वक्त जामिया में थोड़ी खड़े होकर माइक पकड़ के भाषण देते रहेंगे जी। भाई, हम उनको स्पेस देंगे ना, नए लोग आएंगे ना। लेकिन जो पॉलिटिक्स में तो आपको लगता है कि बिल्कुल डरे हुए हैं वो लोग, या क्या कौन? मतलब जो पुरानी लीडरशिप है, बिल्कुल कुछ उनको फायदा सिर्फ अपने आप से है भाई, उनको अपना फायदा, उनको मतलब ही नहीं कौम कहाँ जा रही है, उनको पता ही नहीं वतन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उनको सिर्फ अपना फायदा है, उनको सत्ता चाहिए। ये सिर्फ आएंगे, चुनावी नेता हैं, ये लोग आएंगे, भाषण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी भी किसी ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। मुझे एक ऐसा नेता बता दे, वो सिर्फ अपने पास लोगों को इसलिए रखते ताकि वो उनका झंडा उठाएं और उनके साथ जो उनके काफिले में जो है वो शरीक हों। उसके अलावा किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। तो क्या करना चाहिए? बस ठीक है, हम उस लीडरशिप को हम समझ गए, पुराने लीडरशिप को। आप जैसे नौजवान लोग हैं तो क्या मतलब आगे का रास्ता क्या है? कोई अगर इस डिस्कशन को आपको सुन रहा है, देख रहा है, तो क्या करें? मान लीजिए कि मतलब आगे का रास्ता क्या निकाले जी?
देखिए आगे ये है, हम नौजवान से कहते हैं, सबसे ये कहते हैं कि आप लोग खुद आगे आइए और आप खुद अपनी लड़ाई लड़िए। जी। हम क्यों लड़ेंगे आपकी लड़ाई? हम कोई मतलब कि ठेकेदार हैं या जिम्मेदार हैं? हम क्या हैं? आप खुद अपने आप के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, बिल्कुल। कोई नहीं लड़ेगा। शुरुआत कोई कर सकता है, अगर आप नहीं शुरुआत करोगे तो उसका नुकसान आपको खुद उठाना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही कहा भाई। आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी जगह पे हो, आप किसी भी मैदान में हो, आप अपनी अधिकार, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ो। जरूरी नहीं है कि हर वक्त जामिया के स्टूडेंट, जेएनयू के स्टूडेंट और एमयू के स्टूडेंट जो है वही सड़कों पे आए और वही अधिकार की लड़ाई लड़े। कोई उन्होंने जिम्मेदारी थोड़ी ले, उसको करना चाहिए जितना हर एक को करनी चाहिए। हर एक की अपनी जिम्मेदारी है, जितना भी नहीं, हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। उसको अपनी जिम्मेदारी को समझनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से अपने अधिकार और अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल। जब आसिफ भाई को तिहाड़ जेल से 17 जून 2021 को जब उनको बेल पे रिलीज किया गया, तो इनके साथ जेएनयू की स्टूडेंट देवांगना और नताशा भी थी, उन लोगों को भी रिलीज किया गया और जजमेंट भी बहुत अच्छा आया इन लोगों के मामले में। और फिर लोगों का मानना है कि ये जजमेंट काफ़ी मील का पत्थर साबित होगा और जो नौजवान जैसे उमर खालिद साहब हैं या फिर आप मीरान हैदर हैं या शर्जील इमाम हैं और भी दीगर लोग हैं जिनके बारे में मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनकी रहाई होगी इसको लेके। तो इस पे कुछ मतलब कुछ और करने की ज़रूरत है इन लोगों की जिनका मैंने नाम लिया और बाकी लोगों की रिहाई के लिए कुछ? जी। एक ये लीगल लड़ाई है जी और लीगल लड़ाई चल रहा है। सबके बेल एप्लीकेशन लग चुके हैं जी। हमें जब मैं जेल में था तब भी मुझे इस बात का पे यकीन था कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो हमारे साथ इंसाफ करेगा और उन्होंने किया। और एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जो है हमें बेल मिला और हम बाहर आए। इसी तरह लीगल प्रोसेस हमारे दूसरे साथी जो एक्टिविस्ट साथी हैं, जो लोग हैं, उनके लीगल प्रोसेस का काम चल रहा है और तमाम लोगों के बेल मूव हो रहे हैं धीरे धीरे। और हम उनसे मतलब उनको यकीन भी दिलाते हैं कि आगे अगर जिस तरह की परेशानियां या दिक्कतें आएंगी तो जो भी होंगी उनके लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। साथ ही साथ जो लीगल प्रोसेस है और लीगल जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि जैसे मुझे इंसाफ मिला आप या आपके परिवार वाले भी बहुत चक्कर काटे होंगे। तो इस जो लोग अभी बाहर नहीं आ पाए उनके लिए कुछ आपके मशवरे कुछ हो तो जरा बताइए कि इसको इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। देखिए मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सबके, क्योंकि मैं कोर्ट में एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, एक साथ रहते हैं, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से जो है वो सबके पास एक अच्छे लीगल टीम है और मतलब कि सबके पास एक एडवाइज़र और काउंसिल जो है वो एडवोकेट हैं लोगों के पास। अब बेहतर एडवोकेट हैं क्योंकि सब जब हमारा कोर्ट में जब हमें प्रोड्यूस किया जाता है तो हर एडवोकेट जो अपना इंट्रोड्यूस करता है कि हम इनके काउंसिल हैं या इनके एडवोकेट हैं। तो इस तरह से जो है हमें मेरा नॉलेज में है सबके पास है और सब प्रोसेस अच्छे वकील हैं सब। तो मतलब आपको लग रहा है कि बहुत जल्द उनकी भी रिहाई होगी? बिल्कुल उम्मीद है और मुझे जुडिशरी सिस्टम पे यकीन है, भरोसा है। जिस तरह से मुझे अपने बेल एप्लीकेशन पे और अपने इस पे सुनवाई पे मतलब मैं जेल में अपने किसी जिनके साथ मेरा उठना बैठना होता था, मैं उनसे कहता था कि जब बेल एप्लीकेशन लगा तो मैं उनसे ये कहता था कि मैं बस अगले हफ्ते चला जाऊँगा। कोर्ट ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कोर्ट ने भी अभी किसी जजमेंट में कभी फैसला करते हुए पुलिस को डांट लगाई है और कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो सीए में जिन लोगों को पकड़ा गया है उसमें बहुत ज़्यादा हकीकत नहीं है, ऐसी भी बातें आई हैं। तो आसिफ भाई आपका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आसिफ भाई से जामिया और शाहीन बाग के बारे में बात कर रहे थे। आखिरी हिस्से में हम इनसे पूछेंगे कि अब ये क्या कर रहे हैं और कुछ एक दो और सवाल ले लेंगे। आप बने रहिए। थैंक यू।